हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेन सेलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 21 क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम पे बेस्ड लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए प्रॉब्लम का डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम जो है हमारे वीडियो को सपोर्ट करता है। वी नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। चलिए शुरू करते हैं। So the first problem is pKa of a weak acid Ha and pKb of a weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt AB solution is. So this is a very simple question based on direct formula. पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। So in hydrolysis of salt of weak acid and weak base, we will write that pH is equal to half of pKw plus pKa minus pKb। तो अभी अगर हम फॉर्मूला पुट कर दें तो दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ pKw। टेम्परेचर मेंशन नहीं है, रूम टेम्परेचर। सो pKw इज 14, pKa की वैल्यू दे रखी है 3.2 और pKb की वैल्यू जो है वो 3.4 है। सो इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई आई कैन राइट दैट दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ, ये जो है 14 माइनस 0.2 विल बी 13.8। इसको और सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6.9। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका पीएच जो है वो 6.9 होगा। सो व्हेन वी हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला, जब हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, what we do that we assume that the degree of hydrolysis of cation and degree of hydrolysis of anion is equal। और उसके बाद हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यू कैन चेक हियर, right? We have taken an example of ammonium acetate where the dissociation constant Ka of acetic acid and Kb of ammonia will be same, and on the basis of that the Kh value will be same for both cation and anion, and since the concentration is equal for cation and anion, we can say that the degree of hydrolysis of cation and degree of hydrolysis of anion will be same. But when Ka and Kb are different, the degree of hydrolysis of cation and anion will be different. But we can say that the approximate value of degree of hydrolysis of cation and degree of hydrolysis of anion is almost equal। और इसका रीज़न ये है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमने जो डेरिवेशन किया है इस फॉर्मूले का वो तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है व्हेन कैटायन और एनायन की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम होती है। तो जब Ka और Kb की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी तो क्यों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस डाउट को हम यहाँ पे दूर करते हैं कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन जो है वो सेम है। वो सेम तभी होता है जब K इज इक्वल टू Kb। अगर K और Kb अलग हैं तब भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कैटायन और एनायन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं अमोनियम साइनाइड, राइट? सो अमोनियम साइनाइड में साइनाइड आयन की हाइड्रोलिसिस होगी एंड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड आयन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, राइट? और जैसे ही ये OH माइनस फॉर्म होगा यू कैन सी हियर दैट ये जो कैटायन की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, अगर एनायन के हाइड्रोलिसिस से OH माइनस फॉर्म होता है तो ये OH माइनस जो है वो H प्लस से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम होगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, मतलब Cn माइनस आयन की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होनी चाहिए, तो अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस कम होनी चाहिए। बट Cn माइनस की हाइड्रोलिसिस एक तरह से NH4 प्लस आयन की हाइड्रोलिसिस को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए एजम्पशन सही है, राइट? तो ये डिराइव तो किया गया है व्हेन K इज इक्वल टू Kb, बट इट इज वैलिड
व्हेन Ka इज नॉट इक्वल टू Kb। और ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी की एनसीईआरटी में नहीं बट ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है, केएल कपूर में मेंशन है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड अंडरस्टैंड। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक दो सवाल और हैं, जैसे इस केस में व्हेन वी आर डिस्कसिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस व्हेन वी डिराइव्ड, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू करें कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज एग्जैक्टली अंडर रूट के एच अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के एच। और के एच की वैल्यू बेसिकली जब हम अमोनियम एसिटेट के लिए बात करते हैं तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 और के बी बराबर है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। जब हम इसमें रखते हैं तो ये वैल्यू आती है के एच की वैल्यू आती है 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.8 होल स्क्वायर। अंडर रूट के एच इज 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.8, तो 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 0.01 से ये वैल्यू कम आती है, इसलिए हम 1 के रिस्पेक्ट में अंडर रूट के एच की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वहां से फॉर्मूला आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज अंडर रूट के एच एंड के एच इज के डब्ल्यू अपॉन के बी। एंड वहां से कहते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या एग्जैक्ट की बात करें या अप्रोक्सीमेट की बात करें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो एक क्वेश्चन ये है पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्ट and degree of hydrolysis is also independent of the concentration of the salt. So this is very important. Moving to the next problem की तरफ move करते हैं। So the next problem is addition of sodium hydroxide solution to a weak acid HA results in a buffer solution of pH 6 if ionization constant of HA is 10 to the power minus 5, the ratio of salt to acid concentration in the buffer solution will be। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये एसिडिक बफर की बात हो रही है क्योंकि वीक एसिड है और हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। सो फॉर एसिडिक बफर वी कैन राइट दैट पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of conjugate base that is A minus upon concentration of acid HA। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, सॉल्यूशन का pH 6 दे रखा है, pKa की वैल्यू 5 है। From here we can calculate that what is the ratio of concentration of conjugate base upon conjugate acid। ये जो acid है ये मोनोबेसिक है, so concentration of salt and conjugate base of this acid will be equal। तो यहाँ पे salt upon acid लिख सकते हैं। From here we can write that the concentration of salt upon concentration of acid, ये जो रेशियो होगा that ratio is equal to 10:1। so इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम दो तरह के बफर सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मिक्स बफर। जैसे अभी ये वाला जो एग्जांपल है वो जो है मिक्स बफर का है। उस मिक्स बफर में भी दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ये जो एग्जांपल है वो एसिडिक बफर का एग्जांपल है। तो एक बार थोड़ा सा और इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल बफर इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे अमोनियम एसिटेट का सॉल्यूशन है, इट विल एक्ट लाइक अ बफर सॉल्यूशन, इट विल एक्ट लाइक अ सिंपल बफर। स्मॉल क्वांटिटी में हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो ये जो सिस्टम है वो चेंज इन पीएच को अपोज करेगा। तो कई बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि बफर सॉल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होता, ये गलत है। बफर सॉल्यूशन में पीएच चेंज होता है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। बफर सॉल्यूशन पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है, राइट। देन अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, कोई भी जो बफर सॉल्यूशन होता है उसका पीएच किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पीके और पीकेबी ऑफ इट्स एसिड और बेस। अगर एसिडिक बफर है तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर ये बेसिक बफर है तो पीओएच यूज करते हैं, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। सो the ratio of the initial concentration of acid and salt used in its preparation, उस पे pH of the buffer solution is going to depend। इसमें और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ एडेड H3O+ और OH- में ओवरकम द बफर एक्शन एंड चेंज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन ना रहे। बफर्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द रेशियो ऑफ acid and its conjugate base
और बेस और कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ये जो रेशियो है ये 1:1 होगा, तो बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी. बफर्स आर लेस एफिशिएंट इन हैंडलिंग एसिड्स इफ द एसिड इज मोर देन द कॉन्जुगेट बेस. अगर कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन कम है या एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो जो बफर सॉल्यूशन होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. या हम इसका उल्टा कह लें कि एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो कम है और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब भी वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन इतना इफेक्टिव नहीं होगा. अगर एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन 1:1 रेशियो के बराबर हो तो बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है, उस वक्त बफर सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव होता है. जितना ज्यादा एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन होगा बफर सॉल्यूशन उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा. So these are some important points regarding buffer solution. Now moving to the next problem. चलिए next problem को read out करते हैं. 50 ml of 0.2 capital M ammonia solution is treated with 25 ml of 0.2 molar HCl. If pKb of ammonia is 4.75, the pH of the mixture will be. सबसे पहले हमें ये रिएक्शन लिखनी चाहिए. अमोनिया सॉल्यूशन की रिएक्शन HCl से हो रही है. अमोनिया जो है it is not a Arrhenius base, it is a Bronsted base or it is a Lewis base, right? It can accept H plus ion. So ammonia is going to react with HCl in aqueous state. So there is formation of NH4Cl in aqueous state. पहले हम इनके मिलीमोल्स लिख लेते हैं. मिक्स करने पे किस तरह से ये रिएक्शन होगी, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वी हैव टू फाइंड आउट. सो मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया, molarity into volume in ml. So 50 into 0.2 is 10. तो 10 मिलीमोल्स जो हैं वो अमोनिया के हैं और हमने जो HCl के मिलीमोल्स ऐड किए हैं that is 525 into 0.2 will be 5. So HCl will be limiting reagent. After the reaction we can write that 5 millimoles of ammonia which is a weak base is left. This is completely react and 5 millimoles of NH4Cl is formed. तो अभी अगर हम देखें तो ये जो सॉल्यूशन है वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस और उसका सॉल्ट है, सो इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बेसिक बफर. कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जल्दी में वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और बेसिक बफर का जो फॉर्मूला है उसमें POH है. सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. POH इज इक्वल टू PKB. अभी अगर हम बात करें अमोनिया का PKB दे रखा है 4.75. सो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. क्योंकि ये बेसिक बफर है, ये बेस हो गया, ये इसका NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड होगा. मिलीमोल्स लिख लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट. सो मिलीमोल्स ऑफ NH4 plus ion is 5 and millimoles of ammonia is also 5. So from here we got that the POH of this solution is 4.75. अगर हमें इस सॉल्यूशन का pH दे रखा है तो 14 minus POH, 14 minus 4.75 will give the value of pH. तो यहाँ पे pH की जो वैल्यू आनी चाहिए that is equal to 9.25. 9.25 should be the pH of the solution, right? So this should be the answer. pH of this solution will be 9.25. कई बच्चे जल्दी में उनको क्वेश्चन आता है फिर भी उनसे pH पूछा जा रहा है लेकिन वो pH निकाल के 4.75 लिख के आ जाएंगे. तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है. जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर लिखने में जल्दबाजी ना करें, टाइम दे क्वेश्चन को ताकि आपको नेगेटिव नंबर ना मिले. सबसे बड़ा पछतावा तभी होता है जब आपको क्वेश्चन आता है और आप एग्जाम में गलत करके आते हो. तो जब आप एग्जाम से बाहर निकलते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है. तो उसे क्या करना है कि जब भी इस आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको आता है, उसमें टाइम बचाने की कोशिश ना करें, ठीक है, उसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Which of the following salts is most basic in aqueous solution? ये क्वेश्चन जो है कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के ऊपर बेस्ड है. अगर हम पहले लेते हैं पोटेशियम एसेटेट, तो पोटेशियम एसेटेट को अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो एसेटेट आयन और K+ आयन बनेगा. K+ आयन स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी.
एसिटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा, और ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। दिस सॉल्यूशन शुड बी बेसिक इन नेचर। सेकेंड ऑप्शन में जो है फेरिक क्लोराइड है। सो फेरिक क्लोराइड में अगर हम इसको पानी में ऐड करेंगे तो Fe3+ आयन होंगे और Cl- आयन होंगे। Cl- इज कमिंग फ्रॉम HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो Cl- आयन का कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, सो Fe3+ आयन की जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा। तो जो सेकेंड सॉल्यूशन होना चाहिए वो एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। दिस सॉल्यूशन शुड बी एसिडिक। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। इन थर्ड ऑप्शन जो लेड हाइड्रोक्साइड है, दिस लेड हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो ये एम्फोटेरिक है, बट लेड हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो ये जो लेड हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है। दिस इज अ वीक बेस। एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन की अगर हम बात करते हैं या एसिटिक एसिड की बात करते हैं हियर, सो दिस इज अ वीक एसिड। तो अभी आपने पढ़ा है कि अगर कोई सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो पीएच नियर बाई 7 होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका जो है पीके ए और पीके बी में कौन डोमिनेटिंग है। डिपेंडिंग अपॉन दैट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू डिपेंड। बट ये हम कह सकते हैं कि ये जो पीएच होगा ये 7 के आसपास ही होना चाहिए। pH should be nearby 7 only because there is hydrolysis of cation as well as anion। जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत वीक बेस है। दिस इज अ वीक बेस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। ये भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट की अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, राइट। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल डिपेंड कि पीके ए और पीके बी में किसकी वैल्यू बड़ी है, बट हम ये कह सकते हैं कि पीएच जो है वो 7 के आसपास ही होगा। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ पीके ए और पीके बी 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ये तो फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर किसी को पीके मतलब केबी की वैल्यू याद है, ये वन ऑफ द वीकेस्ट बेस है, राइट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द वीकेस्ट बेस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर वीक बेस है और रिलेटिवली से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सॉल्यूशन थोड़ा एसिडिक होना चाहिए। इन दोनों में कंपेयर करें, अगेन ये वाली डोमिनेट करेगी विथ रिस्पेक्ट टू, या अभी हम इसकी डेटा देखें तो इसके जो पीके बी की वैल्यू है और इसका पीके ए की वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो नियर बाई 7 के आसपास ही होगा। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको शो करता हूँ और आपको ये जैसे कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पीके आईएन का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो के बी की वैल्यू है वो काफी छोटी है, जबकि आप अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के पीकेबी की वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज 4.75। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उससे काफी वीक बेस है। अभी हम लेड हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे और फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे, आप देख सकते हो ये 2 और 3 का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट पीके B2 एंड पीके B3, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं आप देख सकते हो, ये दोनों वैल्यूज जो है वो 10.74 या 11.87 है, तो ये भी काफी वीक है। इनफैक्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से भी वीक बेस है। तो आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। FeCl3 में हमें पता है कि Fe3+ आयन की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी बिकॉज Kb की वैल्यू काफी छोटी है। लेड हाइड्रोक्साइड को हम डिस्कस कर रहे थे, लेड हाइड्रोक्साइड के लिए आप ये वैल्यू देखिए, लेड हाइड्रोक्साइड के लिए वैल्यू 3.02 है। एसिटिक एसिड के लिए हमें पता है एसिटेट आयन के लिए 4.74 है, राइट। तो वहां से हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास लेड एसिटेट का सॉल्यूशन है तो उसका जो पीएच है, क्योंकि आप देखो पीकेबी की वैल्यू छोटी है, पीके की वैल्यू बड़ी है, तो वी कैन से दैट द pH of the solution should be
greater than 7 because pH is half of pKw plus pKa minus pKb. तो pKb की वैल्यू 3.02 है, pKa की वैल्यू 4.74 है, तो लेड एसिटेट के सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि जो pH की वैल्यू होगी वो 7 से स्लाइटली बड़ी होगी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस। लेड एसिटेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पेपर मेड अप ऑफ लेड एसिटेट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ पॉइजनस गैस H2S. Moist lead acetate on reaction with hydrogen sulfide gives lead sulfide. PBS जो है वो ब्लैक कलर का होता है, तो लेड एसिटेट पेपर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के टेस्ट के लिए यूज होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। पहले हम लेड एसिटेट को जो है वो स्वीटनर के फॉर्म में यूज करते थे, जब तक हमें पता नहीं था कि लेड आयन जो है दैट इज पॉइजनस इन नेचर। So here it is interesting. Lead acetate was used as a sweetener due to its slightly sweet taste. स्वीटनर के फॉर्म में यूज करते थे, काफी ड्रिंक्स में हम इसको मिलाते थे, जब तक हमें पता नहीं था कि जो लेड एसिटेट है दैट इज पॉइजनस इन नेचर। जब हमें ये पता चला तो ये सारी चीजें बंद हो गई, और आपको पता है आजकल हम लिखते हैं लेड फ्री पेट्रोल बिकॉज लेड इज वेरी पॉइजनस। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, डिटरमाइन वेदर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट है तो K+ जो है वो KOH से आया, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। कार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड से आया, इट इज अ डाई बेसिक वीक एसिड, तो कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी न्यूट्रल सॉल्यूशन। KH2PO4 हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, लेकिन इसमें जो एसिड वाला पार्ट है इट कैन गिव H+ आयन, राइट? तो ये एक तरह से एसिडिक सॉल्ट है। Though it is a salt of strong base and weak acid, but the solution is not going to be basic. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये जो एनायन है वो H+ दे सकता है, और इसी की वजह से सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। सो बी केयरफुल। यहाँ आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है KH2PO4, फिर भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बिकॉज हम उसको जब पानी में डालेंगे तो K+ पानी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, H2PO4- पानी से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन वो जब H+ रिलीज करेगा तो वो वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेट होगी, इसलिए सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। अमोनियम कार्बोनेट, अगेन यहाँ पे ये जो है वो वीक बेस है और ये जो है वो वीक एसिड है, तो अब इनके पीके की वैल्यू और पीकेबी की वैल्यू ये है, हमें पता है कि ये ज्यादा वीक एसिड है तो इसके एनायन की ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। दिस सॉल्यूशन इज बेसिक बिकॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन विल बी मोर, बिकॉज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड या HCO3- is very less with respect to the dissociation constant of ammonia, right? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। एन एल्काली इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एन एसिड विथ मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो हम मिथाइल ऑरेंज का थोड़ा रिवीजन कर लें। हमें पता है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक बेस है, ये इस तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसका येलो कलर है और जो कैटायनिक फॉर्म है इसका रेड कलर है। तो बेसिक मीडियम में, रिलेटिव बेसिक मीडियम में ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका येलो कलर होगा, और रिलेटिव एसिडिक मीडियम में इट इज रेड इन कलर। तो इसके अलावा हमें पीएच रेंज भी याद रखनी चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच रेंज है दैट इज 3.1 to 4.4। अगर पीएच की वैल्यू 3.1 से कम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म विल डोमिनेट एंड द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी रेड। अगर 4.4 से ज्यादा है तो येलो कलर होगा। इसी तरह से आपको फेनोप्थलीन के लिए भी ये रेंज याद होनी चाहिए। फेनोप्थलीन के लिए ये रेंज है 8.2 to 10, right? So we know that phenolphthalein in acidic medium, when the pH is less than 8.2 it will be colorless, and when the pH is 10 or greater than 10 we'll say that relative basic medium में वो जो है वो पिंक कलर का होगा, right? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। let us try to solve the question.
सबसे पहले तो ये है कि ये जो 4 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि ये पिंक कलर से कलरलेस, दिस इज वैलिड फॉर फेनोप्थलीन, इट इज नॉट वैलिड फॉर मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों में से ही कोई आंसर होना चाहिए, राइट। सो यहाँ हम देख सकते हैं, अभी हमने लर्न किया मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज विल डिसोसिएट टू फॉर्म Me+ आयन एंड OH- आयन। ये Me+ आयन जो है वो रेड कलर का है और ये जो है वो येलो कलर का है, दिस इज येलो इन कलर। अगर मीडियम एसिडिक होता है तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये रेड कलर का होगा। अगर बेसिक मीडियम होता है तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये जो है बेसिक मीडियम में येलो कलर का होना चाहिए, राइट। तो अभी हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में इसने रेड कलर का दे रखा है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में इट शुड बी येलो इन कलर। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम वीक बेस के सॉल्यूशन की बात करें, वीक बेस क्योंकि हमें थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशन में पीएच की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ये पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में ये 1 to 3 पीएच की वैल्यू रेंज है, वीक एसिड के सॉल्यूशन में 5 to 6, वीक बेस के सॉल्यूशन में 9 to 11 एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में 11 to 13। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास वीक बेस का सॉल्यूशन है, वीक बेस सॉल्यूशन का जो पीएच रेंज है वो 9 से 11 है और बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब पीएच रेंज 1 से 3 है। तो अगर हम देखें से 1 से 3 वैल्यू होगी एंड देन 9 to 11, तो ये जो है स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व है और स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व में इंडिकेटर का पीएच लाई करना चाहिए। सो पीएच रेंज ऑफ द इंडिकेटर इज 3.1 to 4.4 विच इज लाइज इन द स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व, सो वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज हियर। तो सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर आपको जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का रफ पीएच रेंज ऑफ द सॉल्यूशन है वो पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन के पीएच रेंज की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिनोप्थलीन के लिए वैल्यू है 8.2 to 10 और मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू है 3.1 to 4.4। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए डिस्कस करते हैं। An aqueous solution contains 0.1 molar hydrogen sulfide and 0.2 molar HCl if the equilibrium constant for the formation of HS from H2S is 10 to the power minus 7 and that of sulfide from HS minus ion is 1.2 into 10 to the power minus 13, then the concentration of sulfide ion in aqueous solution is। This is a very common question, बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर हम कुछ भी कर लें, एसिड डाल दें, बेस डाल दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन है, सपोज इस सॉल्यूशन में केवल हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो 2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगी। पहले ये डिसोसिएट होके H+ आयन और HS- आयन फॉर्म करेगी एंड देन HS- विल फर्दर डिसोसिएट टू फॉर्म H+ आयन एंड सल्फाइड आयन। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देता हूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, H2S will dissociate to form 2 times of H+ ion and sulfide ion। अगर हम 2 रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं इस ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लिखूंगा K1 into K2 is equal to concentration of H+ ion whole square concentration of sulfide ion upon concentration of H2S। देखिए अगर हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो जैसे हमने HCl ऐड किया है तो उसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो वैसे ही H2S वीक एसिड है, ऊपर से हमने HCl ऐड कर दी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S इन HCl सॉल्यूशन इज नेग्लिजिबल, मतलब H2S का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर H2S के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं और हमें सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, वी कैन राइट दैट this is equal to K1 K2 into concentration of H2S upon concentration of H+ whole square। क्योंकि ये H+ जो है मेनली HCl से ही आएगा, दिस इज अ वीक एसिड। तो हम यहाँ पे इस सिस्टम में अगर कहें कि व्हाट इज द H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम,
that is mainly produced by HCl. HCl is a strong acid, so 100% dissociated H plus ion concentration will be 0.2 capital M. तो अभी हमें अगर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन यहाँ कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं K1 इंटू K2 that is 1.2 into 10 to the power minus 13 and 10 to the power minus 7 is 10 to the power minus 20 into concentration of H2S. Concentration of H2S is 0.1 molar upon concentration of H plus ion whole square in the whole system. तो मेनली जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो HCl से आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 0.2. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज 12 into 10 to the power minus 22 divided by 4 into 10 to the power minus 2. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो दे वैल्यू जो आ रही है 12 divided by 4 is 3, 10 to the power minus 22 upon 10 to the power minus 2 will be 10 to the power minus 20. तो इस हिसाब से जो है फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए. So it is an example of mixture of weak acid and strong acid. और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है. अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम चाहें कि सॉल्यूशन में एसिड डाल दें, बेस डाल दें. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स एन unknown concentration of barium 2 plus when 50 ml of 1 molar solution of Na2SO4 is added. Barium sulfate just begin to precipitate. The final volume is 500 ml. The solubility product of barium sulfate is 10 to the power minus 10. What is the original concentration of barium 2 plus? And very nice question. और आप ये मान के चलिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में अगर आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछे जाते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी से पूछे जाते हैं. तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेरियम 2 प्लस का जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है. व्हेन 50 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज एडेड. तो हम यहाँ एक डायग्राम से शो कर सकते हैं इस चीज को कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेरियम 2 प्लस आयन का. हमें इसका कंसंट्रेशन नहीं पता. वी कैन अज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज A कैपिटल M. वी डोंट नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो. इसका हम वॉल्यूम मान सकते हैं कि V1 ml है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट इनटू दिस सॉल्यूशन वी आर एडिंग सोडियम सल्फेट. और सोडियम सल्फेट के बारे में जानकारी दे रखी है कि वी आर गोइंग टू ऐड 50 ml ऑफ 1 मोलर. तो 1 मोलर सॉल्यूशन हमने सोडियम सल्फेट का ऐड किया है. सो नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम. सो टोटल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 500 ml है. सो वी कैन राइट दैट V1 प्लस 50 इज इक्वल टू 500 ml. तो V1 की वैल्यू जो है हमारे पास जो ओरिजिनल बेरियम 2 प्लस आयन का सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमारे पास 450 ml आ गया. नाउ जब हम इस सॉल्यूशन में Na2SO4 ऐड कर रहे हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर रहा है और Ksp की वैल्यू दे रखी है, राइट. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन. तो सबसे पहले तो हम जब इसको ऐड कर रहे हैं तो वी कैन राइट दैट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन. फाइनल सॉल्यूशन में जो बेरियम 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा F फॉर फाइनल हियर. एंड सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में. तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन हम यहां से निकाल सकते हैं कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो मिलीमोल सल्फेट आयन के कितने हैं दैट वी कैन राइट ओवर हियर दैट इज 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 500 ml फाइनल वॉल्यूम. सो मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml विल बी मोलारिटी. ये सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है. ये दोनों बराबर होने चाहिए. दैट शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दैट बेरियम 2 प्लस आयन जो है वो फाइनल सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए. दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर. बट दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन. ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम 2 प्लस आयन कितना है. तो अभी जस्ट हमने ऐड किया है ताकि प्रेसिपिटेशन शुरू हो, राइट. तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि जैसे ही प्रेसिपिटेशन अभी शुरू हो रहा है तो वी कैन अज्यूम दैट कि जब हम मिक्स कर रहे हैं तो मिलीमोल्स ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है.
ठीक है, अब हमें इसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो वी कैन राइट दैट वी आर अज्यूमिंग दैट कि जब हमने इसको ऐड किया है, अभी प्रेसिपिटेशन शुरू नहीं हुआ है, तो बेरियम 2+ आयन इज कंजर्व। सो मोलारिटी इनटू, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, और इनटू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इज 450 ml। सो दिस इज मिलीमोल्स ऑफ बेरियम 2+ आयन इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में बेरियम 2+ आयन जो है वो 10⁻⁹ मोलर है, और फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। सो फ्रॉम हियर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 10⁻⁹। दिस कैन बी रिटर्न एज 50 divided by 45 which is equal to 10 divided by 9। so 10 divided by 9 into 10⁻⁻9। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी 1.11 into 10⁻⁹। तो जो ओरिजिनल बेरियम 2+ आयन का सॉल्यूशन है उसमें बेरियम 2+ आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 1.11 into 10⁻⁹ होगा। सेकेंड शुड बी द आंसर। तो बड़ा है अच्छा सवाल है, और आपको सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको ढंग से रिवाइज करना है। जेई मेंस के लिए ये और जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। फॉलोइंग 4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH and HCl of different concentration, pH of which of them will be equal to 1। तो एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो दे विल रिएक्ट। सो पहले हमने रिएक्शन लिख ली कि HCl और NaOH को मिक्स करने पे NaCl और वाटर फॉर्म होगा। तो पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब हम मिक्स कर रहे हैं तो मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, तो 15 मिलीमोल्स ऑफ HCl इज देयर। इसमें NaOH के मिलीमोल्स जो है 25 इंटू 1/5 इज 5। so this is going to be limiting reagent। after the reaction we can write that what is the millimoles of HCl left, क्योंकि 5 रिएक्ट कर जाएंगे तो 10 बचेंगे, ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, और यहाँ पे 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl is going to form। NaCl is a salt of strong acid and strong base, it is not going to change the pH of the solution। तो यहाँ जो pH है वो HCl पे डिपेंड करेगा, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, जिसके हम फाइनल सॉल्यूशन में मोलारिटी लिख सकते हैं, मिलीमोल्स जो है वो 10 है, और फाइनल वॉल्यूम है 100 ml। सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट the molarity of HCl is 1/10 means H+ ion concentration is 1/10। तो यहां से कह सकते हैं pH of this solution is equal to 1। तो पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए, फर्स्ट शुड बी द आंसर। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शंस को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। तो सेकेंड ऑप्शन में वी कैन चेक हियर कि क्या क्या हम मिक्स कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में 100 इंटू 1/10 मतलब 10 मिलीमोल्स, और ये भी 10 मिलीमोल्स हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, और दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ NaCl। तो NaCl का जो सॉल्यूशन है उसका pH क्या होगा, 7 होगा। मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मिलीमोल्स जो हैं वो HCl के कितने हैं, 5.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl इज देयर, NaOH के 4.5 मिलीमोल्स हैं। सो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, इसके 1 मिलीमोल्स होंगे, और यहाँ पे NaCl के 4.5 मिलीमोल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। वाटर को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगेन NaCl कुछ नहीं कर रहा है, फाइनल pH जो है वो HCl पे डिपेंड करेगा। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द फाइनल सॉल्यूशन, मिलीमोल्स 1 है, वॉल्यूम 100 ml है, so 10⁻⁻2 molar HCl solution is there, it is a strong acid, so H+ ion concentration will be 10⁻²। यहां से हम लिख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का जो pH होगा that is equal to 2। इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है इसमें हम लिख सकते हैं कि मिलीमोल्स जो HCl के हैं that is equal to 6 and millimoles of NaOH is equal to 4। so again HCl is going to left, millimoles of HCl left will be 2। सो HCl का जो कंसंट्रेशन उसको लिखते हैं तो मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी 100 ml। सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻2। यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज pH, pH शुड बी 2 माइनस log2, log2 को अगर हम 0.3 लेते हैं तो ये pH की वैल्यू 1.7 आएगी। तो जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर दिए सारे ऑप्शंस को, और पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट
प्रॉब्लम कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिक्स करने पे वो जो दो केमिकल स्पीसी हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन लिखें एंड देन वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज लेफ्ट इन द फाइनल solution. The next question is regarding solubility. The minimum volume of water required to dissolve 0.1 gram of lead chloride to get a saturated solution. Ksp of lead chloride is given, atomic mass of lead is given. तो सबसे पहले हमें मोलर मास कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि लेड क्लोराइड का मोलर मास क्या है। लेड का एटॉमिक मास 207 दे रखा है, क्लोरीन 35.5, so 2 times of 35.5 is 71, so this is 278. This is the molar mass of lead chloride. We can calculate what is the number of moles of lead chloride, क्योंकि हम यहाँ पे lead chloride का 0.1 ग्राम ऐड कर रहे हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाई 278 ये lead chloride के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बना दिया, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। KSP का फॉर्मूला अगर हम लगाएं लेड क्लोराइड के लिए, हमें पता है कि PbCl2 इन सॉलिड स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विथ Pb2 प्लस आयन इन एक्वस स्टेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस आयन इन एक्वस स्टेट। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी कैन राइट दैट KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब, और यहाँ से सॉलिबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट इज KSP डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3। KSP की वैल्यू दे रखी है, KSP की वैल्यू है 32 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें, 8 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो 2 आएगा, 10 टू द पावर -9 का क्यूब रूट लेंगे तो 10 टू द पावर -3 आएगा। ये सॉलिबिलिटी की वैल्यू हो गई। नाउ यू कैन सी दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज नोन, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लेड 2 प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड एडेड, because number of moles of lead chloride is equal to the number of moles of Pb2 plus ion produced divided by volume of solution in liter। तो यहां से हम volume of solution लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, that should be number of moles, number of moles हमने कैलकुलेट किया है, that is equal to 0.1 divided by 278 डिवाइडेड बाई सॉलिबिलिटी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये 1000 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन सिंप्लीफाई दिस। हम इसे लिख सकते हैं दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 278 इंटू 2, या इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो इसको लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 278। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये 1 से छोटी वैल्यू होगी, और अगर आप एक डेसिमल लगाओगे तो 500 डिवाइडेड बाई 278, तो ये 0.1 समथिंग वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो अभी अगर आप ऑप्शंस को देखो तो बिना कैलकुलेशन के मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर होना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके ही हमें आंसर पता चल रहा है। तो सेकंड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If KSP of Ag2CO3 is 8 into 10 to the power -12, the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 molar AgNO3 solution is। तो कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि स्पैरेंगली सॉल्युबल कंपाउंड है Ag2CO3, तो एक्वस मीडियम में ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। इट विल फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस आयन इन एक्वस स्टेट प्लस कार्बोनेट आयन इन एक्वस स्टेट, CO3 2 माइनस आयन इन एक्वस स्टेट। और ये जो सॉल्ट है ये AgNO3 के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट AgNO3, मतलब ये सॉल्युबल होगा और ये 100% डिसोसिएटेड होगा। Ag प्लस आयन इन एक्वस स्टेट प्लस NO3 माइनस आयन इन एक्वस स्टेट। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पे डिफरेंट केमिकल स्पीसी का कंसंट्रेशन लिखूं, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 100% डिसोसिएटेड। इसके डिसोसिएशन से जो Ag प्लस प्रोड्यूस होगा वो 0.1 मोलर होगा, नाइट्रेट आयन 0.1 मोलर। इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर S है तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ S प्लस 0.1, यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा 0.1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CO3, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयन। सो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वी कैन राइट दैट KSP की वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -12।
सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन द सिस्टम दैट इज 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इन द सिस्टम। यहाँ ये वैल्यू देख के हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। वी कैन राइट दैट ये 2s को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो सॉलिबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻10 कैपिटल M। यही पूछ रहे हैं कि इफ KSP of Ag2CO3 is 8 into 10⁻12 द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CO3, तो ये वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10⁻10। इसका मतलब सेकेंड आंसर सही होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 25 ml of a given HCl solution requires 30 ml of 0.1 molar sodium carbonate solution. What is the volume of HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 molar aqueous NaOH solution? तो सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है सोडियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन हो रही है और इंडिकेटर्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब दिस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हम कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 इन एक्वस स्टेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl इन एक्वस स्टेट। यहाँ इस बैलेंस रिएक्शन से मैं लिख सकता हूँ कि मिलीमोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मिलीमोल्स ऑफ sodium carbonate. So the data given here is 25 ml of the given solution of HCl. We don't know what is the molarity, but 25 ml इसका है into molarity of HCl, that is millimoles of HCl. That should be 2 times millimoles of sodium carbonate. Molarity is given 0.1 and volume in ml is 30 ml. तो इसको अगर हम simplify करते हैं, we can write from here that the molarity of HCl is equal to ये 6 डिवाइडेड बाई 25 है, अगर हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.24 कैपिटल M। दिस इज द मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। एक बार हमें HCl सॉल्यूशन की मोलारिटी पता चल गई, अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन यूज्ड टू टाइट्रेट विद NaOH। हमें पता है कि HCl और NaOH की रिएक्शन वी कैन राइट HCl प्लस NaOH विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मिलीमोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिलीमोल्स ऑफ HCl वी नो मोलारिटी इज 0.24, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इन ml। NaOH का हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी 0.2 है, वॉल्यूम जो है वो 30 ml है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज 6, और यहां से अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम इन ml, सो दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.24। 0.24 को हम लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज 25 ml। तो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट शुड बी द आंसर। ठीक है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा जब वो कहें कि HCl की रिएक्शन Na2CO3 से हो रही है लेकिन अलग अलग इंडिकेटर की प्रेजेंस में हो रही है। जैसे अगर वो फेनोफ्थलीन यूज करते हैं तब हमें केवल NaHCO3 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि फेनोफ्थलीन जैसे ही NaHCO3 बनेगा वो अपना कलर चेंज कर देगा। अगर मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो ये इसी तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी, तब मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई भी इंडिकेटर के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि इनके बीच में कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी और वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A mixture of 100 millimoles of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in water and the volume was made up to 100 ml. The mass of calcium sulfate formed and the concentration of OH minus in resulting solution respectively are molar mass of calcium hydroxide, sodium sulfate and calcium sulfates are given. KSP of calcium hydroxide is given. तो सबसे पहले तो हम ये मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मिलीमोल्स इसके दे रखे हैं, ठीक है, और 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट दे रखा है, तो सोडियम सल्फेट के भी हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। सो वी कैन राइट हियर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इन एक्वस स्टेट प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन एक्वस स्टेट, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इन सॉलिड स्टेट, और
सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस स्टेट। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं हम, ये बैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दी है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। नाउ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे मैं मोल्स लिख रहा हूँ। ये इन्होंने दे रखा है कि इसके 100 मिली मोल्स है, मोल्स कितने हो गए 1/10। और Na2SO4 के अगर हम मोल्स कैलकुलेट करें, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 143। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन से दैट 143 है ये वैल्यू। तो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1/10 है और ये 1/71.5 होगा। तो ये स्मॉलर है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज द मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, दैट इज 1/10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 143, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट के जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड इज 2 डिवाइडेड बाई 143। और NaOH के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे 4 डिवाइडेड बाई 143, राइट। तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट। अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट का कितना मास होगा। So we can write from here that the mass of calcium sulfate is equal to the number of moles 2 divided by 143 into molar mass। molar mass इसका 136 दे रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू 2 के आसपास होगी, 2 से छोटी होगी, राइट। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो ऑप्शन देखो, ये दो ऑप्शन तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 13.6 हो नहीं सकता, और ये वैल्यू आप देख सकते हो दोनों में ही दे रखा है। तो हम ये बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली ऑप्शन देख के लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1.9 ग्राम होना चाहिए। दूसरा है द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। OH माइनस का कंसंट्रेशन NaOH के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। NaOH का कंसंट्रेशन है 4 डिवाइडेड बाई 143, ये मोल्स हैं, और टोटल जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 100 ml है, तो यहाँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 10 का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। वी कैन राइट दैट दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 143। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 40 डिवाइडेड बाई 143। ये जो कंसंट्रेशन है डेफिनेटली ये कंसंट्रेशन 1 से तो छोटा ही होगा। कितना छोटा होगा आप यहाँ चेक कर सकते हो, बिना कैलकुलेशन के भी आप डायरेक्टली कह सकते हो यहाँ पे कि जब आप 400 को, मतलब अगर आप ये डिवीजन करते हो, यू कैन राइट दैट दिस इज 40, तो 400 करेंगे, यहाँ डेसिमल प्लेस आ जाएगा 143, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स ही जाना चाहिए, इट शुड गो 2 टाइम्स। तो आप पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 0.14 तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। 3 शुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। 20 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molar ammonium hydroxide solution. The pH of the resulting mixture is। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बच्चों ने इसमें एरर करी है, बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है अमोनिया से या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो भी दे रखा है उस हिसाब से लिखते हैं ये रिएक्शन। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ammonium sulfate NH4 whole twice SO4 in aqueous state plus 2 moles of H2O in liquid state, ये रिएक्शन होनी चाहिए, राइट। सो इस रिएक्शन में अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मिलीमोल्स लिखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मिलीमोल्स हैं, 2 मिलीमोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, और यहाँ अगर आप देखो तो इसके जो मिलीमोल्स हैं दैट इज इक्वल टू 6, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 6 मिलीमोल्स हैं, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आफ्टर द रिएक्शन इफ वी राइट दिस विल कंप्लीटली रिएक्ट, यहाँ इसके 2 मोलीमोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके 4 रिएक्ट करेंगे, यहाँ 2 होंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके 2 मिलीमोल्स फॉर्म होंगे, और ये तो सॉल्वेंट है, इससे मतलब नहीं है। नाउ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट NH4 प्लस, कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस आयन, वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ कई बच्चों ने गलती करी है। सबसे पहले तो ये बेसिक बफर है, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH।
कई बच्चे यहाँ सॉल्ट लिख देते हैं, तो वो तब वैलिड है जब सॉल्ट मोनोवेलेंट होता है, कैटायन उसमें मोनोवेलेंट होता है यहाँ, और एनायन भी मोनोवेलेंट होता है, यहाँ एनायन डाइवेलेंट है। तो अगर आपने सॉल्ट लिख दिया तो आपका आंसर गलत होगा। ज़्यादातर बच्चों ने यही गलती करी है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी के बी की वैल्यू जो है वो 4.7 है, और आप यहाँ से ध्यान से देखो NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन, NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर आप इसमें पुट करोगे, मिलीमोल्स में लिख रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। मिलीमोल्स ऑफ NH4 प्लस आयन विल बी 4 एंड मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया विल बी 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4.7 प्लस log 2, log 2 इज 3, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रही है 5। तो पीओएच की वैल्यू जो है वो 5 है। फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। 14 माइनस 5 शुड बी 9। तो इसका जो पीएच होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। 9 शुड बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो। हमारे पास के मिलीमोल्स 2 हैं, अमोनिया के मिलीमोल 6 हैं। जब ये रिएक्शन हुई तो ये पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, इसके 2 मिलीमोल्स बचेंगे और यहाँ पे इसके 2 मिलीमोल्स फॉर्म होंगे और अमोनियम आयन के 4 मिलीमोल्स होंगे, राइट। सो अमोनियम आयन के मिलीमोल्स अपॉन मिलीमोल्स ऑफ NH4OH, तो ये वैल्यू जो है POH की वैल्यू 5 आ गई और वहां से कैलकुलेट करते हैं तो pH की वैल्यू जो है वो 9 आनी चाहिए, राइट। सो दिस शुड बी द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। If solubility product of zirconium phosphate is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation between S and Ksp is correct? तो जिरकोनियम फॉस्फेट, जिरकोनियम यहाँ पे जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Zr3PO4 4 times in solid state will dissociate to give 3 times of Zr plus 4 ion plus 4 times of PO4 3 minus ion in aqueous state। यहाँ से अगर हम लिखते हैं what is Ksp, Ksp should be the concentration of zirconium plus 4 ion to the power 3, concentration of PO4 3 minus ion to the power 4। अभी यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3s टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 4s टू द पावर 4। इसको और सिंप्लीफाई करें, 3 टू द पावर 3 इज 27, 4 टू द पावर 4 इज 16 इंटू 16 दैट इज 256, s टू द पावर 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो अब यहाँ देखें अगर वैल्यू, तो इनका मल्टीप्लीकेशन किए बिना हमें पता है कि ये वैल्यू आनी चाहिए, राइट। वी कैन सी दैट अदर ऑप्शंस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज 6912s टू द पावर 7 दैट इज इक्वल टू Ksp, और यहाँ से सॉलिबिलिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं Ksp डिवाइडेड बाय 6912 टू द पावर 1/7। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। आपको थोड़ा ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे वो क्वेश्चन हो सकता है Ki3 से रिलेटेड, कि Ki3 का स्पैरेंगली स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये, इसका अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो K+ आयन फॉर्म होगा एक्वस स्टेट में और I3 माइनस आयन इज गोइंग टू फॉर्म। तो यहाँ जो रिलेशन होगा दैट इज Ksp इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। कई बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, उसको 3 टाइम्स ऑफ I माइनस लिख के और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो जब आप किसी सॉल्ट को आयोनाइज कर रहे हो तो ये देखना है कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड टोटल चार्ज ऑन एनायन शुड बी इक्वल, तभी तो जो सॉल्ट है वो नेट न्यूट्रल होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। सो इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl solution was added to a NaOH solution of unknown strength. Which of the following correctly shows the change in pH of the titration mixture in the experiment? So solution was added to NaOH solution। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोनिकल फ्लास्क में है कौन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि NaOH जो है वो कोनिकल फ्लास्क में है और ब्यूरेट के थ्रू हम 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। तो पहले कोनिकल, हम जो pH लिख रहे हैं वो इस कोनिकल फ्लास्क का लिख रहे हैं, तो पहले pH ज़्यादा होगा। हमें पता है कि अगर हम रफ रेंज, अगर आपको याद है
कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो 11 से 13 होती है, वीक बेस के लिए 9 से 11 होती है, वीक एसिड के लिए 5 to 6 होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 1 to 3 होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली पीएच की वैल्यू 13 के आसपास होगी, और जैसे जैसे हम इसमें एसिड ऐड करेंगे पीएच चेंज होगा, और फाइनली जो पीएच है वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ मैं ये अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये 11 से 13, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे पीएच की वैल्यू जो है वो 1 से 3 होगी। तो ये इस तरह से स्लो चेंज होगा, राइट। पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें पीएच बढ़ेगा नहीं, अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो पीएच कम होगा। ये इस तरह का ग्राफ भी गलत है, इस तरह से कुछ नहीं होगा, और ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये इस तरह का ग्राफ आएगा, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। इसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है, तो इस रफ वैल्यू को यूज करके आप लिख सकते हो कि जो स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व है, यहाँ जो स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व है, इसका जो पीएच रेंज है वो 3 से 11 के बीच में है। तो फिनोफ्थलीन का जो पीएच रेंज होता है वो 8.2 to 10 होता है। मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज 3.1 to 4.4। तो हम दोनों ही इंडिकेटर, HPH को भी इंडिकेटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और मिथाइल ऑरेंज को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, तो जो आंसर है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इट इज इजी टू फाइंड आउट द कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, राइट। मिथाइल ऑरेंज में जो है अभी इस पर्टिकुलर केस में ये बेस है, तो बेस में ये येलो कलर का होगा, हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो येलो से रेड कलर में कन्वर्ट होने का जो चेंज है, ट्रांजिशन है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू कलरलेस टू पिंक कलर। दैट्स वाई दोनों इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिनोफ्थलीन जो है इसमें बेस्ट इंडिकेटर होगा फॉर टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, the pH of 0.02 capital M NH4Cl solution will be, Kb की वैल्यू दे रखी है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें KH निकालना चाहिए। KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, क्योंकि इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सो कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, तो मैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 10 to the power -14 डिवाइडेड बाई 10 to the power -5 10 to the power -9, then we have to calculate degree of hydrolysis which is equal to KH upon C0। KH की वैल्यू दे रखी है 10 to the power -9, और जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन है 2 into 10 to the power -2। तो यहां से जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन 0.05। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू लेस देन 0.05 है तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW। अभी यहाँ वीक बेस है, वीक बेस में जब भी PKB आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जब भी PKB के साथ log C0 आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हैं उनके जो फॉर्मूले हैं, 3 तरह के फॉर्मूले हैं। एक में pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log C0, राइट। अगर हमारा जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज लेस देन 0.05। दूसरा अभी लिखा हुआ है, और तीसरा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला आएगा उसमें PKA आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, PKA के साथ log C0 आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, जब भी PKB आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, PKB के साथ log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आएगा तो वो भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली अप्लाई एंड गेट द आंसर, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW का मतलब हो गया 14, PKB, KB की वैल्यू 10 to the power -5 है, PKB की वैल्यू जो होगी दैट इज 5 माइनस log concentration of the salt which is 2 into 10 to the power -2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर दिस इज हाफ, 14 minus 5 will be 9। इसको अगर हम लिखें तो माइनस log 2 plus 2, so this is 11 minus 0.3 divided by 2, 10.7 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 5.35।
तो इस सॉल्यूशन का जो pH होना चाहिए वो 5.35 होना चाहिए, मतलब आंसर शुड बी 2 आंसर होना चाहिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द मोलर solubility of cadmium hydroxide is 1.84 into 10 to the power minus 5 capital M in water. The expected solubility of cadmium hydroxide in a buffer solution of pH 12 is। सबसे पहले तो ये जो बफर सॉल्यूशन है इसका pH 12 दे रखा है, इसका मतलब pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन विल बी 2। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सिस्टम इज 10 टू द पावर माइनस 2। तो मतलब हमने कोई इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल रखा है जिसकी वजह से, या जो भी बफर सॉल्यूशन है बेस की वजह से, इसमें बफर सॉल्यूशन की वजह से इसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 है, राइट। कैडमियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी, वी कैन डायरेक्टली राइट 4s क्यूब। तो यहाँ से KSP की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होल क्यूब। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं वी कैन राइट दैट KSP इज इक्वल टू 4 1.84 टू द पावर 3 एंड दिस इज 10 टू द पावर माइनस 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP। ये KSP की वैल्यू हो गई। नाउ वी नो दैट कि KSP की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। नाउ दे आर सेइंग दैट कि अगर एक बफर सॉल्यूशन है जिसका pH 12 है तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। तो वी कैन राइट दैट KSP is equal to concentration of cadmium 2 plus ion into concentration of OH minus ion whole square। यहाँ OH minus ion का concentration दे रखा है बफर सॉल्यूशन में। We can put the value 10 to the power minus 2 का whole square is 10 to the power minus 4। अगर हम simplify करते हैं तो this is 4 1.83 to the power 3 into 10 to the power minus 11। अब हमें जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बता सकते हैं। अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ तो ये 8 हो जाएगा। 4 इंटू 8 विल बी 32। तो एक डेसिमल में इधर ले जाता हूँ तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मतलब माइनस 10 का ऑर्डर होना चाहिए, 3 के आसपास होना चाहिए। सो फ्रॉम देयर आई एम गेटिंग दैट 4 शुड बी द आंसर। सो कैलकुलेशन को पूरी तरह से ना करके ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनको एनालाइज करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 solutions A and B each of 100 liter was made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of sulfuric acid in water respectively. The pH of the resultant solution obtained by mixing 40 liter of A and 10 liter of B is। तो सबसे पहले हमारा जो A सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा A सॉल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है जिसका मोलर मास हमें पता है 40। 4 ग्राम मीन्स 1/10 मोल्स, राइट। तो 1/10 मोल्स NaOH के हैं एंड दैट इज डिजॉल्व्ड इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रॉम हियर इसकी मोलैरिटी होगी 10 टू द पावर माइनस 3 कैपिटल M। हमारा जो B सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है and we can calculate what is the concentration of sulfuric acid, number of moles 9.8 divided by 98। so again यहाँ पे जो है 1/10 100 लीटर का सॉल्यूशन है, मतलब ये भी 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर सॉल्यूशन है। नाउ वी आर मिक्सिंग दीज 2 सॉल्यूशंस, राइट। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि what is the number of moles of NaOH added। तो number of moles is molarity 10 to the power minus 3 into volume। जो हमारा A सॉल्यूशन है उसका 40 लीटर है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी 10 टू द पावर माइनस 3 है और इसका जो वॉल्यूम है हम 10 लीटर यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसको अगर हम लिखते हैं तो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 2। सो व्हेन वी मिक्स वी कैन राइट द रिएक्शन H2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड will react to give Na2SO4 plus 2 times of H2O in liquid state। ये जो रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स 10 टू द पावर माइनस 2 है, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जब ये रिएक्शन खत्म होगी तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स NaOH के बचेंगे। यहाँ पे
सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स 10 टू द पावर -2 पूरी तरह से रिएक्ट कर गए तो Na2SO4 के मोल्स जो होंगे 10 टू द पावर -2 होंगे। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी वजह से पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर आस्किंग व्हाट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो जो भी पीएच होगा वो NaOH की वजह से होगा। वी शुड फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, तो NaOH का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट इज 2 × 10 टू द पावर -2 और 40 लीटर एंड 10 लीटर इज 50 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ऊपर और नीचे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस वैल्यू विल बी 4 × 10 टू द पावर -4। दिस शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। दे आर आस्किंग अबाउट pH, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि pOH की वैल्यू क्या होगी। pOH की वैल्यू होगी 4 - log 4। log 2 की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी है, राइट, तो आप log 2 की वैल्यू 0.3 यूज कर सकते हो या 0.3010 यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू यूज करो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो आई एम यूजिंग 0.3, so I can write that 4 - 2 times of 0.3 which is equal to 4 - 0.6। यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 3.4 और हमें pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो pH की वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हो 14 - 3.4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू जो है वो 10.6 आएगी। अगर आप यहाँ पे 3010 भी लिखते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। pOH की वैल्यू अगर हम लिखते हैं 4 - 2 times of 0.3010, so this is 4 - 0.6020। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मैं pH लिख सकता हूँ। pH की वैल्यू क्या होगी 14 - दिस वैल्यू मीन्स 10 प्लस 0.6020। हमें 2 डेसिमल तक लिखना था, तो यहाँ से भी आंसर जो हमारा आ रहा है वो 10.60 आ रहा है। तो आप यहाँ 0.3010 log 2 को लो या 0.3 लो, कोई आंसर चेंज नहीं है, आंसर विल बी 10.60, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले आते हैं। 3 gram of acetic acid is added to 250 ml of 0.1 molar HCl and the solution made up to 500 ml. To 20 ml of this solution, half ml of 5 molar NaOH is added. The pH of the solution is, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो दो चीजें हैं दोनों एसिड हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन तब होगी जब हम NaOH सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है वो 250 ml का है और हमने इसमें वॉल्यूम बढ़ा के 500 ml कर दिया और ये आपस में एसिटिक एसिड और HCl रिएक्ट नहीं करेंगे। वी कैन डायरेक्टली राइट दैट कि 500 वॉल्यूम करने पे HCl का जो कंसंट्रेशन होगा वो आधा हो जाएगा। 0.05 कैपिटल M इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, सो दिस इज 1/20 और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 500 ml हो गया है। सो वी कैन राइट दैट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 1/20 और 500 ml वॉल्यूम फाइनल है, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। So from here we can simplify, ये 2 times जाएगा 1/10 capital M, that is the molarity of acetic acid solution। तो यहाँ पे acetic acid का जो concentration है 0.1 capital M है। This is our solution। Now we have taken, ये पूरा जो solution है हमारा 500 ml का है, लेकिन अब हम इसमें से 20 ml solution ले रहे हैं। We are taking 20 ml of this solution and we are titrating with NaOH। तो सबसे पहले NaOH को ऐड करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन क्या होगी? HCl प्लस NaOH विल रिएक्ट टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर। हमें पता है यहाँ से कि अगर हम बात करते हैं कि हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ HCl वी आर एडिंग, HCl 20 ml में कितने हैं? वी कैन मल्टीप्लाई हियर, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप 0.05 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू 2 विल बी 1। सो 1 मिली मोल्स हैं HCl के।
NaOH के आपने जो मिलीमोल्स ऐड किए हैं दैट इज इक्वल टू 2.5, तो 2.5 मिलीमोल्स आपने NaOH के ऐड किए हैं, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ 1.5 मिलीमोल्स और यहाँ पे 1 मिलीमोल्स NaCl के फॉर्म होंगे। NaCl से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो वी शुड नॉट वरीड अबाउट NaCl। नाउ जो बचा हुआ NaOH है वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, सो एसिटिक एसिड प्लस NaOH विल फॉर्म सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। इसमें हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड के जो मिलीमोल्स हैं 1/10 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 20, तो एसिटिक एसिड के जो मिलीमोल्स हैं वो 2 हैं, 2 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, और NaOH के जो मिलीमोल्स बचे हैं दैट इज 1.5। सो व्हेन दिस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन इसके 0.5 मिलीमोल्स बच जाएंगे, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, जो सॉल्ट बनेगा दैट इज 1.5 मिलीमोल्स। सो इट इज अ बफर सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर है, pH इज इक्वल टू pKa, एसिटिक एसिड का pKa दे रखा है 4.75 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस दैट इज मिलीमोल्स लिख रहा हूं, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.5 अपॉन मिलीमोल्स ऑफ वीक एसिड दैट इज 0.5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें दिस इज 4.75 प्लस log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771, तो आप 4.75 में 0.4771 को ऐड करते हैं, तो यू कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 12 एंड दिस विल बी 12 और ये हो जाएगा 5.2271। अगर आप इसको कट ऑफ करते हो तो आंसर होना चाहिए 5.22, अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो आंसर होना चाहिए 5.23। जे मेंस में रेंज दे रखी है, ये रेंज यहाँ पे लिखी है 5.22 से 5.24, दिस विल बी द आंसर, राइट। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। For the following assertion and reason, the correct option is, assertion is the pH of water increases with increase in temperature। पहली स्टेटमेंट गलत है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw बढ़ेगा, Kw बढ़ेगा मतलब H+ और OH- बढ़ेंगे, तो pH और pOH दोनों कम होंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दूसरी है डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी गलत है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, इस हिसाब से अगर देखा जाए बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, सो आंसर विल बी 2। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि जहां पे थंडर स्टॉर्म होता है उस वाटर का, उस रेन वाटर का पीएच क्या होना चाहिए। तो जहां पे थंडर स्टॉर्म होता है वहां की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है, राइट। पहले नाइट्रस ऑक्साइड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is going to form and then nitrogen dioxide dissolved in water, then what will happen that in water acid is going to form and because of that solution का जो pH होगा वो प्योर वाटर के pH से कम होगा। तो थंडर स्टॉर्म में जो रेन वाटर है उसका pH जो है वो नॉर्मल रेन वाटर के pH से कम होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, the KSP of the following dissociation is 1.6 into 10 to the power -5. PbCl2 in solid state will form Pb2 plus ion in aqueous state plus 2 times of Cl minus ion in aqueous state. Which of the following choices is correct for a mixture of 300 ml of 0.134 molar lead nitrate and 100 ml of 0.4 molar NaCl? तो रिएक्शन पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, लेड प्लस 2 आयन और Cl माइनस आयन कंबाइन होके प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट तभी बनाएंगे जब रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। तो पहले हमें चेक करना है कि इसमें कौन सी कंडीशन है। सो वी कैन सी हियर दैट कि हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं। पहले सॉल्यूशन में जो है वो लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, इसकी मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी ऑफ लेड नाइट्रेट इज गिवन दैट इज 0.134 और जो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 300 ml। दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और इसकी मोलारिटी दे रखी है 0.4 कैपिटल M एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 100 ml।
तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग विदाउट राइटिंग द रिएक्शन, पहले हम लिखते हैं जस्ट आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, मिक्स करते ही व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ लेड 2+ आयन। तो अगर रिएक्शन हम नहीं मान रहे हैं, जस्ट मिक्स करते हुए बिना रिएक्शन के मिलीमोल्स तो सेम रहेंगे। सो मिलीमोल्स क्या होंगे, 0.134 डिवाइडेड बाय ये मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज 300 एंड फाइनल सॉल्यूशन 400 का हो गया। तो मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इज मोलारिटी। सो मोलारिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.134 इंटू 0.75। ये लेड 2+ आयन की मोलारिटी है। ऐसे ही हम Cl- आयन की मोलारिटी लिख लेंगे, अगेन यहाँ पे मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400। तो ये जो मोलारिटी आएगी इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400। दिस इज 0.1 कैपिटल M, राइट। सो हमें रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू लिखनी है। रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लेड 2+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन होल स्क्वायर। लेड 2+ आयन का कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट किया है 0.134 इंटू 0.75 और Cl- आयन के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻²। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 7.5 इंटू 0.134 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको और आप मल्टीप्लाई करो तो ये जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 7.5 इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁻4। ये वैल्यू तो डेफिनेटली 7.5 से बड़ी होगी, यहाँ 10⁻⁻4 है। KSP की वैल्यू 10⁻⁻5 है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है वो KSP से ज्यादा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। इससे जो है ये प्रूफ होता है कि प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। बट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन जो है वो आंसर होना चाहिए, राइट। Let us go to the next question. What is the next question? Okay, so it is completed. देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके डेवलपमेंट के साथ हमारा भी डेवलपमेंट हो, और वो तब होगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो में कमेंट लिखेंगे कि हमें अच्छा लग रहा है, या ये क्वेश्चन हमें अच्छा लगा है, या आपकी और क्या नीड है आप हमें बताएंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।